ये है पितामली गांव और मैं करीब 15-20 मिनट से यहाँ बैठा हूँ। ये है राम मंदिर जहाँ पे कि मैं विश्राम कर रहा था और अब मैं आगे के लिए निकलूँगा। तो ये रास्ता कट रहा है और मुझे कुछ पता नहीं है कौन से रास्ते पे जाना है, तो मैं अंदाज से जा रहा हूँ। कोई यहाँ पे मार्किंग नहीं है, कोई झंडी नहीं लगाई हुई है। और इस गांव के आगे भी जब रास्ते में आ रहा था मैं तो पूछा तो एक ने बोला ये रास्ता है, जबकि आगे करीब 100 फीट से ज़्यादा पूरा कीचड़ से भरा हुआ था। वो घुटने से ऊपर कीचड़ होगा कहीं कहीं तो आप उससे नहीं निकल सकते। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, कोई आएगा, फिर कोई नहीं आया तो मैंने दाईं ओर एक पगडंडी सी दिखी थी, झाड़ थे उसके बीच से, उधर से निकला तो फिर पगडंडी ने आगे मिला दिया मुझे। तो वहाँ पर भी कोई झंडी नहीं लगा के रखी थी। तो ये अंतर होता है गाँव में कि आप थोड़ी सी हेल्प अगर वाकई करना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, लेकिन कोई गांव वाले सोचते हैं, कोई वाले नहीं सोचते हैं। तो यहाँ पर कीचड़ थी वहाँ पर, और अगर रास्ता कट रहा है वहाँ पर एक अगर छोटा सा कपड़ा बांध दिया जाएगा तो इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर रोज़ाना परिक्रमा वाले निकल रहे हैं इधर से तो चाहे वो 2-4 ही क्यों ना आते हों। खैर जो भी है, अभी तो चलते हैं। देखिए झाड़ियाँ इधर बहुत हो गई हैं, इसका मतलब वाहन कम निकलती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि रास्ता गलत हो, लेकिन मैं पूछूं किससे। इधर कोई है भी नहीं। थोड़ा सा आगे दिखता हूँ, अगर कोई दिखता है तो, या कोई घर दिखे तो फिर पूछा जाए। फिलहाल तो यहाँ से जब मैं मुड़ रहा था, यहाँ से भी आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैया का जल दिख गया मुझे, उसका प्रवाह दिख गया, ऐसी साइड है। तो फिर मैं कोई नहीं मिला बताने वाला, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, और जैसे कोई मिलेगा तो मैं और पूछ लूँगा एक बार, क्योंकि अगर मैया दिख रही हैं उधर और ये रास्ता भी उधर ही जा रहा है, कहीं मुड़ेगा भी तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा जो सही रास्ते से मिला ही देता होगा। क्योंकि ये गांव आ गए हैं, झाड़ियाँ कम हैं, इधर खेत हैं, फिर तो इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचना। और इधर तो केले की खेती भी नहीं है, देखिए। तो ये 2-3 खेत हैं बस, 2-3 खेत के उधर ही मैया है। किनारे पे पानी होगा ज़्यादा तो शायद इसलिए किनारे का रास्ता नहीं है एकदम, यही एक कारण हो सकता है। फिर भी मैं एक बार पूछ लूँगा भाई कि क्या किनारे का रास्ता है उपलब्ध आगे कहीं भी। तो ये था कोकड़िया गांव। यहाँ भी मैंने थोड़ा सा विश्राम किया है, एक सज्जन ने चाय के लिए रोका तो चाय पी, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वक्त हुआ 11:39, 5-6 मिनट में चल लिया हूँ नर्मदेहर। और यहाँ मुझे बताया कि धारेश्वर के लिए किनारे से जाते हैं, मतलब जैसे ही जाएंगे तो एक नदी पड़ती है, उसे पार करने का कोई रास्ता नहीं है, तो घूम के जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो पहले बाएं लेना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ी शायद आधा किलोमीटर आगे से पहले बाएं मुड़ूंगा मैं, वो रास्ता जाएगा 1-8 किलोमीटर, फिर आगे जाना है सीधा, फिर से वहाँ से दाएं जाना पड़ेगा। तो कहीं से कोई ब्रिज वगैरह होगा नदी पार करने के लिए। तो नर्मदेहर तो जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर बचना चाहिए था, वो फिर से शायद 5 से 6 किलोमीटर हो जाएगा। तो अभी तो दूर है, हो सकता है मुझे 1 बज जाए पहुँचते पहुँचते। खैर जो भी होगा, चलिए चलते हैं, देखते हैं नर्मदेहर। तो ये किनारे का ही रास्ता है, बस थोड़ा पहाड़ी जैसी है उधर, वहाँ तक पानी लगा हुआ है, तो इसलिए आप एकदम से किनारे से नहीं जा सकते। लेकिन आपको मे भी 50 मीटर या कुछ होगा ये रास्ता जहाँ से कि निकलना है। ये पूरा किनारे से ही रास्ता चल रहा है, तो वहाँ से एक तरह से आप बोल सकते हैं
कि आज जो है वो किनारे का रास्ता ही मिला है। कहीं मैया दिखती हैं, कहीं नहीं दिखती हैं, केवल इतना ही अंतर हो जाता है। जैसे अभी मैं नीचे आ गया तो फिर अब जो है वो नहीं दिखेंगी, लेकिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पर ही। तो अभी तो ऐसे ही रास्ता चल रहा है, किनारे ही देखिए, यहाँ से फिर से मैया दिखेंगी। तो ये बिल्कुल किनारे का ही रास्ता है। तो आइए चलते रहें रेत पर। तो दोस्तों मैं आ रहा था तो रास्ते में ये मंदिर था, और यहाँ पर जो है वैसे तो सदारवत की व्यवस्था है, लेकिन बाबा जी ने बोला कि एक जन की तो हो जाएगी। तो कुल मिला के भोजन मिल गया मुझे, रोटी और दाल। तो मैंने भोजन किया और थोड़ा विश्राम किया, और अभी 1:46 हो रहा है। तो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। धारेश्वर यहाँ से लगभग शायद 2 किलोमीटर है। फिर मैं उधर से होता हुआ घाट के किनारे पर ही चल रहा हूँ मैं मैया के, और फिर आगे बढ़ूँगा उधर दर्शन करते हुए। चलिए, तो आज की भोजन के बाद की यात्रा शुरू की जाए। अब 2 बजे से पता नहीं मैं कितना चल पाऊँगा। कोशिश रहेगी कम से कम 10-12 किलोमीटर तो और चला ही जाए। तो ऑन पेपर हो सकता है मेरा 15 किलोमीटर ही दिखा रहा हो, लेकिन मैं 19-20 किलोमीटर चल चुका हूँ आज। तो कम से कम 10 किलोमीटर और चल लूँ, वैसे ही सोच रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ का नाम मैं इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ कि क्योंकि एक जो व्यक्ति ने भोजन दिया वो गूंगे बहरे थे, और दूसरे एक और थे बाबा टाइप के वहाँ, वो सो रहे थे। तो फिर मैंने ठीक नहीं समझा उन्हें उठाना केवल नाम पूछने के लिए। लेकिन गूगल मैप पे राधा स्वामी आश्रम था, उसके पास में ही ये लोकेशन थी। राधा स्वामी आश्रम दिखा रहा था, और ऐसा कोई आश्रम तो मिला नहीं, हो सकता यही हो वो। राधा स्वामी आश्रम था और उसके आगे दिखा रहा है मौनी बाबा आश्रम। तो ये बीच में था। तो मुझे ना तो कोई राधा स्वामी आश्रम मिला है, और ना अभी तक कोई मौनी बाबा आश्रम मिला है, और ना ऐसा कोई पता चला है आश्रम का। तो ये गांव था भामपुरा। एक सज्जन मिले थे गूगल मैप पे, तो ये भामपुरा काफ़ी पीछे दिखा रहा है, मैं आया हूँ उधर से। लेकिन सज्जन मिले थे तो वो बोल रहे थे कि इधर जो है, ये आपको सामने कुछ घर दिख रहे होंगे मैप में, यहाँ से नहीं दिख रहे होंगे, दूर हैं, तो वो गांव है। तो वो बोल रहे थे कि भामपुरा गांव है, और ये जो है यहाँ पर ये सेवा भामपुरा गांव के गांव वासियों की ओर से ही होती है। तो ये मुझे लगता है मौनी बाबा आश्रम ही जिस नाम से था वही है। यहाँ पर नर्मदा मैया का मूर्ति थी, मंदिर था, और शिव जी का मंदिर था। ठीक है। और इधर जो गांव में जो भी व्यवस्थाएं मिल रही हैं मंदिरों में आश्रम के नाम पर, तो वो सारी की सारी गांव वासियों द्वारा ही की जा रही है। वहाँ कोई दानदाताओं का रोल नहीं है, तो वो गांव के लोग ही मिलके कर रहे हैं। हाँ, राशन जरूर सरकार की तरफ से मिल जाता होगा शायद, यात्रियों की जितने परिक्रमावासी आते होंगे उस हिसाब से हो सकता है मिल जाता हो, वो भी मुझे नहीं पता है कन्फर्म, क्योंकि यहाँ तो कम से कम बोल सकता हूँ मैं कि यहाँ तो नाम भी नहीं लिखवाया है। तो खैर जो भी हो, और वैसे क्या है कि मैया का किनारा है देखिए बिल्कुल, तो और भी छोटे छोटे आश्रम हो सकते हैं इधर। कुछ लोगों के खुद के वो परिक्रमावासियों के लिए कुछ ना करते होंगे, लेकिन कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर भी झंडा लगा हुआ है, ये भी केले के पत्ते वगैरह लगे हैं, छोटा सा घर बना हुआ है, ये भी हो सकता है कोई आश्रम ही हो। आप नहीं बोल सकते कुछ भी, मैया के किनारे कुछ भी हो सकता है। ये रूरल एरिया है, यहाँ कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है। रोड है वो जो जैसे भानपुरा जो मैंने गांव बताया, वो गांव साइड से रोड है, उधर से छोटा रोड होगा शायद, लेकिन ऐसे तो ये पगडंडी रास्ता ही है। तो ये जो है
आश्रम या कुछ भी है, मैया का किनारा जो है पगडंडी के रास्ते पर है, इसलिए इतना कमर्शलाइज नहीं है। नहीं तो फिर समझ लीजिए आप, कमर्शलाइज नहीं है का मतलब ये नहीं है कि इधर कोई नर्मदे हार। ये देखिए अब मैं और एकदम किनारे पर आ गया हूँ, बस मैया नीचे और मैं ऊपर हूँ, इतना ही अंतर है। तो मैं बोल रहा था कि मैया के किनारे तो ज़मीन की डिमांड हमेशा ही रहती है, तो बहुत महंगी होती है। कनेक्टिविटी नहीं है तो भी, और अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तब तो फिर पूछिए मत कि कितनी महंगी ज़मीन होती है इधर। गुजरात में देखा है हमने कैसे लोगों ने अपने रेस्ट हाउस टाइप से जो है बना रखे हैं। फार्म हाउस इसलिए नहीं बोल सकते, फार्मिंग ज़्यादा नहीं करते हैं वो, तो अपने बड़े बड़े घर बना रखे हैं उन्होंने, बढ़िया पेड़ पौधे लगा के। और अधिकतर देखा है कि कई केयर टेकर्स को रखे रहते हैं, जब कभी आते होंगे। तो पैसा है आपके पास तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं भाई। आजकल हालात ये हो गए हैं कि अगर आप 20 किलोमीटर चलो तो लगता है कि आप चले ही नहीं हैं। आज भी मैंने थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर लिया, इधर 1.5 घंटे बैठा क्या रहा, लेट गया मैं। फिर थोड़ा सा हवा चल रही थी, गर्मी, आज गर्मी बहुत है। एक तो बादलों की वजह से क्या धूप भी निकली है और फिर थोड़े थोड़े बादल भी हैं, तो उसकी वजह से गर्मी बढ़ गई है। रात में सर्दी नहीं है तो समझ लीजिए दिन में धूप में गर्मी कितनी होगी, तो वो भी एक कारण है। तो उस टाइम में विश्राम करने के मूड में तो वैसे भी था ही, फिर भोजन किया तो थोड़ा विश्राम तो बनता था। तो फिर मैंने लेट के अच्छे से आराम करता रहा, लेटा रहा, देखता रहा पेड़ पौधों को। सो तो नहीं सकते आप, क्योंकि सो गए तो फिर तो पता नहीं आप कब उठाएंगे। इधर एक नदी मिलना है, नदी एक मिलना चाहिए इधर, जिसे कि क्रॉस करना है धारेश्वर जाने के लिए। वो देखते हैं कब मिलती है। तो दोस्तों वहाँ से भोजन करने के बाद मैं जैसे ही आगे निकला तो ये मौनी बाबा का आश्रम मिला है। तो ये बाबा जी हैं, यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने बुला लिया। तो बस बैठ के उनसे चर्चा हो रही है, वही परिक्रमा का तो मतलब ही ये है अपना। तो सत्संग चल रहा है, कुछ चर्चा हो रही है, तो मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर में बातचीत करके फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा। ये हैं बाबा जी, और ये देखिए उनने एकदम घाट पर ये बनाया हुआ है। हालांकि मैया है वो थोड़ी नीचे हैं यहाँ से, तो मोटर लगाकर ये पानी मानी लेके, देखिए काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं उन्होंने। और ये जगह जो है उनने बताया कि एक ट्रस्ट बनाया है उनने, अलग अलग जगह के लोग हैं तो उनके नाम से रजिस्टर हुई है, जो कि सेवा भाव के लिए है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आप ज़्यादा आपको सुविधा नहीं मिलेगी रुकने की, लेकिन आप रुक सकते हैं, भोजन मिलेगा आपको। तो दोस्तों 2:42 हो गया है और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो सामने आपको मंदिर दिख रहा है ये है धारेश्वर, और ये दिख पास में रहा है लेकिन है दूर। और बीच में एक नदी भी मिलेगी, पानी कम है शायद उसमें, लेकिन पार करना पड़ेगी। तो यही है। अब 1 घंटा में यहाँ बैठा रहा, मैं इसके जस्ट पीछे से निकला था, आधा किलोमीटर भी नहीं था, और मैं 1:30 बजे निकला, 2:42, तो 1 घंटे से ज़्यादा ही बैठा रहा। लेकिन अगर कोई आपको बुलाएगा तो देखिए फिर से वो मैया का आदेश ही होता है, कोई इतने प्रेम भाव से बुला रहा है। हालांकि मैं भोजन करके आया था, मुझे कुछ भी नहीं करना था, चाय भी नहीं पीनी थी, लेकिन फिर परिक्रमा क्या है देखिए आपके लिए, केवल भाग दौड़ करना ही तो नहीं है परिक्रमा कि जल्दी जल्दी भागते रहिए, भागते रहिए, भागते रहिए। लोग करते हैं, उन्हें अगर भोजन नहीं करना होता है वो रुकते नहीं हैं कहीं भी, कहीं बैठना होता है तो ही रुकते हैं। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कहीं बैठेंगे, बोलेंगे चाय भी नहीं है, ये भी नहीं है, कुछ तो दो। तो फिर देखिए सबकी अलग अलग है परिक्रमा, तो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ भाई। अगर कोई प्रेम से बुलाता है तो हम रुकते भी हैं, और जो है सत्संग भी होता है, अच्छी बातें होती हैं,
और परिक्रमा के बारे में चर्चा होती है। तो यही है, देखिए अनुभव हैं, शेयर किए जाते हैं, एक दूसरे से लिए जाते हैं। बाबा जी ने अपने अनुभव शेयर किए, वही हमने भी अपने किए। और बाबा जी की उम्र लगभग 52 साल थी। उन्होंने 35 साल के थे जब उन्होंने संन्यास लिया। 17 साल हो गए उन्हें, 13-14 साल से वो यहाँ आए, आश्रम बना रहे हैं, धीरे धीरे उसे डेवलप कर रहे हैं, बना तो क्या रहे हैं। तो बस यही है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज फिर शायद उन दोनों में से एक दिन होगा, जबकि हो सकता है मेरा बहुत कम डिस्टेंस हो जो मैं कवर कर पाऊँ। तो 30 किलोमीटर भी नहीं हो पाएगी आज, अब नहीं हो पाएगी, अब तो कंफर्म है, ये लग ही रहा है। क्योंकि और कहीं रोक लिया किसी ने तो फिर और हो जाएगा। अब मैं अपने खुद से तो नहीं रुकूंगा कहीं, केवल धारेश्वर में ज़रूर रुकूंगा, वहाँ पे दर्शन करूंगा। और फिर आगे बढ़ूंगा। ये रास्ता कैसा है, ये नीचे से जाता है या यहाँ से जाता है, कहाँ से जाता है? इधर से बहुत ही कम लोग आते हैं, बहुत ही कम लोग आते हैं। किनारे का रास्ता है देखिए, फिर भी बहुत कम लोग आते हैं। आप क्या कहेंगे, कहने को है क्या? वैसे ही है, परिक्रमा का स्वरूप ऐसे ही बदल रहा है। और बादल फिर से हो गए, तो धूप चली गई है। तो धूप से थोड़ी सी राहत है। ये देखिए सुंदर दृश्य, काफ़ी दूर तक मैया का जल दिख रहा है। आपको ये भी दिख रहा होगा कि मैया ऐसे आके आगे अब ये थोड़ी सी दाईं ओर को जा रही हैं, फिर उधर से घूम रही हैं। तो ये जो अब किनारे पे चलती हैं तो हमें भी ऐसे ऐसे चलना होता है, तो वो दूरी बढ़ जाती है। लेकिन यही सुंदरता है देखिए परिक्रमा की। तो ऐसे ही अनुभव भी होते हैं और अनुभूति भी। अगर आप ऐसे रास्तों पर नहीं चलेंगे, अकेले नहीं चलेंगे और केवल भागते जाएंगे, खाना खाने के लिए रुकेंगे, भागते जाएंगे और किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, तो फिर उसका कुछ तो नुकसान होगा। देखिए आपको चाहे अच्छा लगे या ना लगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ, ठीक है, वो भी अगर कोई सच्चे मन से कर रहा है, नियम मान के भी कर रहा है, तो वो भी परिक्रमा है। ग्रुप में कर रहा है कम से कम, फिर भी नियम मान के कर रहा है, तो वो भी परिक्रमा है। कुछ ही लोग हैं ऐसे बीच बीच में मिलते हैं देखने को, कम से कम वो गाड़ी का यूज नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है। तो ये उपवास जैसा है कि आप पूरी तरह भूखे प्यासे रह सकते हैं, वो सबसे अच्छा है। नहीं रह सकते भाई तो पानी पी लीजिए, पानी पर नहीं रह सकते दूध ले लीजिए, दूध पर नहीं रह सकते थोड़े से फल ले लीजिए, उन पर भी नहीं रह सकते तो फिर आगे है। तो ऐसे ही ये कितनी शुद्ध तरीके से कर सकती हैं वही है, लेकिन एक लिमिट तक सब चीज़ ठीक है, उसके बाद फिर चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं भाई। तो ये देखिए रास्ता तो जा रहा है इधर, लेकिन झंडा लगा हुआ है उधर। तो मैं झंडे पे भरोसा करके आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि झंडा लगाने का एक ही मतलब हो सकता है, तो क्या ऐसे स्टीप उतरना पड़ेगा? इतनी गहराई में कैसे उतरेंगे भाई? देखने वाली बात है। उधर तो है कुछ उतरने का, यहाँ कहाँ है? ये यहाँ कैसे उतारेंगे? ओहो,
ये रास्ता तो लगता है कि बंद है उतरने का। इधर तो झाड़ियाँ हैं भाई। तो दोस्तों इधर से उतर के तो मैं आ गया हूँ। थोड़ा सा स्टीप था लेकिन मैनेज कर लिया मैंने। अब ये क्रॉस करने के लिए पानी का बहाव थोड़ा सा तेज लग रहा है मुझे, तो देखना पड़ेगा पानी का लेवल कितना है। और ये आहा, तो कहाँ से ले जाना चाहते हैं भाई ये लोग। यहाँ से पार करना है कि यहाँ से करना है, कहाँ से करना है तो नहीं पता अपने को। क्योंकि पानी देखने में कम लग रहा है लेकिन पानी उतना भी कम नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। निकलने के पहले इधर कोई है नहीं जो कि बता सके, तो मैं एक बार पूरा जायज़ा लेता हूँ पहले इधर से उधर घूम के, फिर डिसाइड किया जाएगा कि उतरना कहाँ से है। तो मिशन सक्सेसफुल। अब इतना पानी कम नहीं था और धारा थोड़ी सी तेज़ है, और चप्पल के बिना काई थी, चप्पल से भी स्लिप होने का बहुत डर लग रहा था। तो मैंने थोड़ी सी गहराई थी घुटने के ऊपर, लेकिन मैंने इधर डायरेक्शन उल्टी डायरेक्शन में चला धीरे धीरे, और धीरे धीरे ग्रिप बना के कि अगर पैर फिसलता भी है तो उतना उसका इम्पैक्ट ना हो, तो निकल आया। अब मुझे समझ में आया कि वो भाई साहब क्यों बोल रहे थे कि नदी है तो उधर से निकल के जाओ रोड से, लेकिन लोगों ने बोला कि निकल सकते हैं। तो लोग भी सही थे, वो भाई साहब भी सही थे। इसमें अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाए तो अच्छी खासी रिस्क हो सकती है। कुछ तो हमारा वजन भी बचा लेता है हमें, इतना सारा वजन और होता है तो वो हमें नीचे को पुश करता रहता है। और ये नदी जाके मिल रही है नर्मदा जी में सामने ही। अब किधर से जाना है भाई, तो रास्ता तो दिख ही नहीं रहा है। इधर है और इधर है, ये भी पगडंडी दिख रही है, ये भी पगडंडी दिख रही है। मुझे लगता है इधर से जाना है। ये सफ़ेद सफ़ेद सा जो निशान है वो शायद इसी पर्पस से किया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। किनारे के रास्ते कुछ ना कुछ रोमांच लेके भी आती है साथ में। अब देखिए आप मैया का प्रवाह, अद्भुत नज़ारा देखिए आप, अद्भुत नज़ारा। तो ये मैं पहुंच चुका हूं धारेश्वर मंदिर, और इस पर लिखा है श्री अर्धनारीश्वर। तो ये अर्धनारीश्वर महादेव मंदिर है शायद, नाम धारेश्वर होगा जगह का नाम शायद, लेकिन ये मंदिर जो है वो अर्धनारीश्वर है। तो चलिए दर्शन करते हैं।
ये देखिए अवशेष, कुछ प्राचीन अवशेष जो यहाँ पर थे, और कुछ तो देखिए बाउंड्री वॉल में भी आपको नज़र आएंगे। तो जय हो प्रभु। राधा कृष्ण की मूर्ति है, और इधर भी देखिए कुछ प्राचीन अवशेष मूर्तियाँ, पता नहीं कितनी पुरानी हैं, पुरातत्व विभाग की नज़र में होंगी संभवतः। ये मूर्ति देखिए आप, कितनी प्राचीन देखने से ही पता चल जाता है उसकी आर्किटेक्चर जो है। और ये शिव जी की ही प्रतिमा है वो जो है, या फिर विष्णु भगवान की हो सकती है। 4 हाथ होते दिख रहे हैं, 2 से हाथ अब नहीं हैं, तो खंडित हो चुकी हैं मूर्तियाँ ये, तो इसलिए ये रखी हुई हैं, ऐसी डली हैं कुछ। देखिए ये वेदी है, यज्ञ वेदी। तो बहुत अच्छा मंदिर है, कुल मिलाकर यही है। अब मैं थोड़ी देर बैठ के आगे बढ़ूँगा। तो दोस्तों, धारेश्वर से मैं निकल चुका हूँ गंगाखेड़ी के लिए। गंगाखेड़ी वन पेपर 4 किलोमीटर है, ऐसा मेरे पास लिखा हुआ है। बाकी तो कितना है कितना नहीं है ये तो अभी चलने पर ही पता चलेगा। और अभी 3:25 हुआ है मात्र, तो कोई समस्या की बात नहीं है। अगर 4 हुआ तो मैं 4:30 के पहले पहले पहुँच जाऊँगा नर्मदे हर। हाँ, क्योंकि मैं कोई अभी रेस्ट या विश्राम करने वाला नहीं हूँ बीच में। बहुत विश्राम हो चुका है आज, पैर बिल्कुल फ्रेश हैं जैसे अगले दिन सुबह होते हैं। तो थोड़ा सा तो चलना बनता है। और अगर मैं 4:30 के पहले या 4:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ, और 3-4 किलोमीटर आगे कुछ और हुआ, तो मैं वहाँ के लिए भी निकल जाऊँगा मालूम करते हुए। तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलिए, ये देखिए किसी ने अपने लिए, जो मैं बोल रहा था फार्म हाउस टाइप से, फार्म हाउस नहीं रेस्ट हाउस बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसे, बनवाया हुआ है। बीच में एक तालाब जैसा भी है। स्विमिंग पूल नहीं बोल सकते क्योंकि पानी उसका नहीं लग रहा है कि उस पर्पज़ से चेंज किया जाता है, बल्कि मोर लाइक उसे जो है ना पास में बैठने के लिए उपयोग किया जाता हो। और देखिए एक छोटा सा घर बना हुआ है, और सर्वेंट क्वार्टर भी है, और काफ़ी सारे पेड़ पौधे से सुसज्जित किया गया है। तो ये जिसने भी बनवाया है वो कभी कभी आता होगा यहाँ पर। ये देखिए इधर से ये गाड़ी वगैरह के लिए रोड भी बनवाई गई है। तो बहुत अच्छा है। होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है वो कभी कभी आने के लिए भी इतना अच्छा बनवा लेते हैं, जो कि लोग हमेशा रहने के लिए भी नहीं बनवा सकते। और ये शायद बथौली या कोई सा गांव है ये, जो कि धारेश्वर के बाद आता है। और मुझे यहाँ से जाना है, तो मैं गांव का भी नाम मालूम करूँगा और रास्ता भी मालूम करूँगा, और चलते रहूँगा। तो ये देखिए लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र खेगांव। तो ये खेगांव है, मुझे गांव का नाम पूछने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता मैं पूछ चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए भैया आगे बढ़ें। तो ये गांव वालों ने बोर्ड लगा दिया है, यहाँ रास्ता बटे हुए थे और तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस रास्ते में इतने मणि नागेश्वर मंदिर क्यों मिलते हैं? बीच में आपने वीडियो में देखे होंगे कई जगह आपको मणि नागेश्वर मंदिर मिले, और कहीं नहीं मिलते भारत में। उसका कारण ये है कि ऐसी मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि मणि वाले जो नाग होते हैं, मणिधारी नाग जो बोलते हैं ना, वो इधर ही पाए जाते हैं, वो नर्मदा तट पर ही पाए जाते हैं। अब ये मान्यता है। देखिए मणिधारी नाग किसी ने देखे नहीं है। अपने यहाँ बहुत सारी जो देसी भाषा में फिल्म बोलते हैं, फिल्मों में मूवीज़ में आपने देखे होंगे कई बार कि मणिधारी नाग है, वो इच्छा क्या बोलते हैं, वो बन जाते हैं, इंसान का रूप ले लेते हैं और नाग बन जाते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, शक्तियाँ होती हैं उनमें। तो वही
कहीं से तो वो कॉन्सेप्ट आया होगा, कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो ये मंदिर हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। तो यही है कि कुल मिला के काफ़ी बड़े बड़े मंदिर हैं और मान्यता है उनकी, काफ़ी लोग मानते हैं उन्हें। तो मणि नागेश्वर जो भी मंदिर बोले काफ़ी प्राचीन और काफ़ी बड़े मंदिर हैं वो। तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी बना दिए। जो भिलट देव मंदिर और नाग मंदिर बीच बीच में मिलते हैं छोटे छोटे, वो अलग हैं, लेकिन मणि नागेश्वर मंदिर अलग हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। तो यही है कि मान्यता है भाई, लोग मानते हैं और लोग पूजा भी करते हैं। तो मणि नागेश्वर मंदिर में लेकिन पूजा तो शिव जी की ही होती है, क्योंकि आराध्य देव तो उनके भी शिव जी को ही माना गया है ना, इसलिए। तो दोस्तों, शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता अध्याय 2 से 4 के बीच में अलग अलग जगह वर्णन मिलता है कि वैशाख जो हिंदी का महीना होता है, उसके शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा जो हैं वो स्नान करने आती हैं नर्मदा नदी में। और वो जो स्नान करने आती हैं वो काली गाय के रूप में आती हैं, और स्नान करने के बाद वो श्वेत गाय बन के वापस जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी में जो लोग अपने पाप धुलने के लिए आते हैं, पाप मुक्त होते हैं, तो वो उनका जो सारा बर्डन होता है, बोझ होता है, तो उसके कारण वो उतना जो है पाप हैं उनके लेती रहती हैं। उसके कारण जो है वो एक काली गाय के रूप में आती हैं, और वो वहाँ से धुल के वो सारे पाप भी वो नर्मदा नदी में धुल के वापस जाती हैं। तो सोचिए, अलग अलग प्राणों में नर्मदा मैया की महिमा का वर्णन कैसे किया गया है, चाहे वो मत्स्य प्राण हो, शिव प्राण हो, और भी प्राण हो। तो बहुत सारी महिमा हैं नर्मदा मैया की, और इतनी महिमाएं वर्णित की गई हैं कि आप गिन नहीं सकते, आप बात करते करते थक जाएंगे। उनका खुद का ही प्राण है नर्मदा प्राण, उनके ऊपर ही एक प्राण लिख दिया गया है, सोचिए। तो ना केवल वो दुनिया की, पूरे विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी की पूर्ण रूप से सही तरीके से परिक्रमा की जाती है, बल्कि उनकी महिमा जो है वो अपरंपार है। और प्राचीन काल से ऋषि मुनि उनके गुण के बखान करते करते थकते नहीं थे। जो भी महान ऋषि हुए हैं वो तपस्या करने नर्मदा मैया के किनारे ही आए हैं। चलिए, भगवानों ने तपस्या की है, मेघनाथ हो, भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, जो भी हैं बाकी लोग, उनकी आप माने या ना माने, लेकिन ऋषि मुनियों को तो आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो लोगों ने देखा है, एक से एक ऋषि मुनि हुए हैं और अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। भटियान माड़े सियाराम बाबा, देखिए उनके बारे में लोगों से सुनिए आप, इतने वृद्ध हो गए हैं वो, और उन्होंने, ये तपस्या ही तो होती है। देखिए, तपस्या को आप फिल्मों के तरीके से देखना चाहती हैं कि एक जगह बैठ के और बस वो बैठे हुए हैं ध्यान में, वो तपस्या है या तपस्या क्या? तपस्या को आपको समझना होगा। तो आज भी तपस्वी हैं, और नर्मदा मैया की महिमा अपार थी, अपार है और अपार रहेगी। चाहे कितने भी बांध बन जाएं, उनकी महिमा में कमी नहीं आ सकती। उनकी परिक्रमा के रास्ते में कमी आ जाएगी, किनारे के रास्ते कम हो जाएंगे, लेकिन मैया की महिमा कम कभी नहीं होगी। चलिए, आगे बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे। तो ये गांव है जो इधर, वो है गंगा खड़ी, और आपको मौसम देख के लग रहा होगा कि शाम हो गई है, लेकिन अभी 4:11 हैं। और यहाँ से बताया है सेम खेड़ा, शायद सेम खेड़ी ऐसा कुछ है, 5-6 किलोमीटर बोल रहे हैं ग्रामीण जो पीछे बैठे थे। तो मैं सोचा कि क्यों ना चला जाए, क्योंकि आज मैं चला भी कम ही हूँ, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बीच में एक और गांव भी है कोई सा, लेकिन वहाँ शायद कुछ है नहीं, ऐसा बोला उन्होंने। लेकिन मेरे पास अभी समय है, तो मैं देखूँगा आगे जाके। अभी तो मैं निकल रहा हूँ, मौसम भी अच्छा है, आज चला भी ज़्यादा नहीं हूँ, और तो बस थोड़ा बहुत चल लिया जाए। पैरों को भी कोई समस्या नहीं है चलने में, तो क्यों नहीं चला जाए भाई।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं सेम खेड़ी जो भी है वो वहाँ पहुँच पाया तो वो अपना आज का अंतिम पड़ाव होगा। आज के लिए विश्राम गृह होगा, वही विश्राम स्थल होगा, जो भी बोलिए। और वर्स्ट केस सीनरियो अगर कुछ गड़बड़ा जाता है तो फिर बीच में रुक जाएंगे। वैसे बादल देख के ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बारिश की कोई संभावना है। वही एक बात है जो कि मामला बिगाड़ सकती है, क्योंकि 5-6 का अगर 7 भी होगा तो अभी 4-10 था उस वक्त, तो मैं पहुंच सकता हूं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और हाँ, ये डामर वाले रोड पे मिला दिया है कच्ची पक्की पगडंडियों ने। कच्ची पगडंडियाँ ही थी, पक्की तो नहीं थी। तो हो सकता है अब यही रोड चले। एक बार रोड आ जाता है तो फिर कई बार चलता रहता है, कई बार नहीं चलता है, कुछ बोल नहीं सकते। फिलहाल तो अपन आगे जाएंगे, जैसा रास्ता होगा वैसा पकड़ते रहेंगे पूछ के। ये देखिए, ये कपड़ा बंधा हुआ है जो कि ये संकेत कर रहा है कि मुझे ये पगडंडी लेना है, कच्चा रास्ता लेना है। तो ये गांव है, इसका नाम है कपास्थल। और ये देखिए, अगर आपको दिखेगा, और यहीं पे एक घर बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ी देर रुकूंगा, 5-10 मिनट, और फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, जो ये था लास्ट वाला गांव, तो वहाँ से फिर छोटा रोड आ गया था डामर का, तो उस पर चल रहा था मैं। वहाँ से फिर ये बताया मुझे कि सिमलदा इधर है, तो दाएं ओर ये कच्चे रास्ते पर आ गया हूँ। 1 से 1.5 किलोमीटर चलना होगा मुझे, आधा किलोमीटर से ज़्यादा तो मैं चल भी चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर कल फिर से ऐसे ही जाना पड़ा बाहर तो ये समस्या हो जाती है। गांव अगर किनारे पर है और आपका रास्ता दूर से बना दिया है, तो यही है। मैं बैलगाड़ियों के निकलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, बैल क्या डर जाती हैं, इसलिए। एक और आ रही है पीछे से, तो चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ये है मनोकामनेश्वर मंदिर, बिल्कुल किनारे पर है, और मुझे इधर का ही रास्ता दिखाया है, तो मैं समझता हूँ कि यही आश्रम होगा। और मैं जाके देखता हूँ, पीछे ही तो मंदिर है। सीताराम